आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग की रिवीजन। पार्डन मी फॉर माय हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग में तो क्या ही रखा है कि नहीं। तो या फिर मैं इम्प्रूव भी कर लूँगा यार, चलते चलते समय के साथ। जैसा ही समय बीतेगा हमारी हैंड राइटिंग भी बदलेगी, और ये जो रिवीजन है उसको भी आई विल इम्प्रूव। एंड द मेन मोटो ऑफ दिस रिवीजन इज़ सो दैट विल हैव अ क्विक शॉर्ट नोट्स, जिससे आप लोग पढ़ सकते हो एक ओवरव्यू में, जिसमें ना कुछ एक्स्ट्रा होगा ना ही बहुत कम चीज़ें होंगी। बस एक आपका फॉर्मूला का ओवरव्यू, ऐसा लगेगा कि यू गाइस आर एक्चुअली रिवाइजिंग इट बाय योर सेल्फ। आप अपने नोट से देख के रिवाइज कर रहे हो, बस इसका यही मेन मोटिव है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रेलवे इंजीनियरिंग में सबसे मेन बात आती है वो आती है सुपर एलिवेशन की, जो हमें पता है कि सिंपली ये हो जाता है ना। अगर हमारा वी किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में हो, तो डायरेक्टली जी वी स्क्वायर बाई 127 आर हो जाता है। जिसमें जो जी की वैल्यू होती है, गॉस डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1.676 मीटर। किस में होती है, ब्रॉड गेज में होती है। पता ही है आपको 1 मीटर किस में होती है, मीटर गेज में होती है। और अगर बात आ जाए किसकी आ जाए, नैरो गेज की आ जाए, तो क्या होती है 0.762 मीटर, जब हमारा होता है नैरो गेज होता है ना, राइट। ठीक है, उसके बाद कैंट डेफिशिएंसी या कैंट एक्सेस में जाने से पहले एक जो दूसरी चीज़ है डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर हमें डिग्री ऑफ कर्व दिया और हमें रेडियस उसका पता करना है, तो वो क्या होता है, हमें मालूम है r इज़ इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ कर्व। अगर हमारे पास 30 मीटर आर्क लेंथ हो, 30 मीटर आर्क लेंथ हो, तो 1720 अपॉन डी, और r इज़ इक्वल टू 1146 अपॉन डी हो जाता है अगर मेरे पास क्या हो 20 मीटर आर्क लेंथ हो। इसी में कई लोगों को डाउट आ जाता है कि फिर कई न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास होते हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर में देखा है, जो सॉल्व होते हैं, उसमें फिर क्यों लिया होता है उन्होंने 1750 बाई डी क्यों लिया होता है। तो उसका आंसर ये है कि r इज़ इक्वल टू 1750 अपॉन डी हम तब लेंगे जब हमारे पास क्या होगा, जो 30.5 मीटर की लेंथ होगी। ठीक है, आर्क लेंथ होगी 30.5 मीटर आर्क लेंथ। और इसमें क्या हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं, हम ये वो सोचते हैं कि जो अपना वो नहीं करते थे सर्वे में चेन लेंथ लेते थे, पीपल यूजली उसके साथ रिलेट कर देते हैं, जो कि कम्प्लीटली एक रॉन्ग चीज़ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि r इज़ इक्वल टू 1720 अपॉन डी होता है अगर 30 मीटर की आर्क लेंथ होती है, 1146 अपॉन डी होता है जब 20 मीटर आर्क लेंथ होती है, और सिमिलरली 1750 अपॉन डी होता है अगर हमारे पास 30.5 मीटर की आर्क लेंथ होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कैंट डेफिशिएंसी में आ जाते हैं। ठीक है, कैंट डेफिशिएंसी में आ जाते हैं। कैंट डेफिशिएंसी जैसा कि जो बेसिक चीज़ है जो हमें उसकी मालूम है, वो हमें पता है वो क्या होता है, ई थेरेटिकल माइनस ई एक्चुअल। ये चीज़ें तो सबको ही पता है, इसमें क्या नई बात है। और जो कैंट एक्सेस होता है वो क्या होता है, ई एक्चुअल माइनस ई स्लो। ये चीज़ भी आप सबको मालूम है। मतलब डेफिशिएंसी कब आती है मेरे पास, कैंट की डेफिशिएंसी उस समय आती है मेरे पास जबकि जो थेरेटिकल वाला है उसकी सुपर एलिवेशन थेरेटिकल की है वो ज़्यादा है, लेकिन जो असल में आ रही है वो कम आ रही है। असल में आ रही है कम आ रही है और थेरेटिकली ज़्यादा है, तो क्या हो गया, कैंट डेफिशिएंसी हो गया। ठीक है, और एक्सेस कब आ रहा है, एक्सेस तब होता है जब मेरा एक्चुअल वाला है वो ज़्यादा आ जाता है, और जो स्लो होता है मतलब असली में होता है वो स्लो हो जाता है, तो उसमें क्या जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है कैंट एक्सेस आ जाता है। ठीक है, अब इसकी ये चीज़ें तो सबको मालूम है, लेकिन जिसमें कन्फ्यूजन होती है वो होती है इनकी लिमिट्स में हो जाती है। ठीक है,
इसकी लिमिट्स में कन्फ्यूजन आ जाती है, लेकिन हमें उसकी लिमिट्स में कन्फ्यूज नहीं होना। और जैसा कि मैंने ये डिस्कस तो किया है ना, ये क्या 1.676 मीटर ब्रॉड गेज का, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। एक न्यू कोड के अकॉर्डिंग ना, न्यू कोड के अकॉर्डिंग जो जी की वैल्यू होती है ना, एज पर द न्यू कोड, एज पर द न्यू कोड जो जी होता है ना, वो होता है 1.75 mm। ठीक है, 1.75 ml नहीं सॉरी। तो ठीक है, ये होता है न्यू कोड के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ जो आपको रिमेंबर करनी है ना, ये बस एक छोटी सी चीज़ है, इसका भी आगे यूज़ कहाँ होगा वो अभी मैं बताऊंगा 2-3 मिनट के अंदर, कि न्यू कोड में जो भी क्वांटिटी है वो क्या है, ओल्ड प्लस 74, जब ये का इसमें होगा एम में होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए 1.676 प्लस 74 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 0 ऊपर गया 15, एक ऊपर गया तो 1.75 mm आ रहा है ना। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि, और अभी और ये वाली चीज़ कहाँ पे आपको यूज़ हो जाएगी ये हम बताएंगे अभी, लेकिन ये आपको तब तक यूज़ नहीं करना न्यू कोड जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि हाँ भैया कि आपको नए कोड से निकालना है। ठीक है, तब तक आपको इसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, समझ लगी बात? ओके, ऑल राइट। तो उसके बाद जो है जिस पे हम लोग फंसते हैं ना, वो हम लोग फंसते हैं इसकी लिमिट्स पे। किस पे हम फंसते हैं? इसकी लिमिट्स पे। ठीक है, तो लिमिट्स पे कैसे फंस गए? लिमिट्स में होते हैं हमारे पास दो केस होते हैं। जो होती है मैक्सिमम स्पीड, वो होती है, सॉरी भाई पहला लेक्चर है ना, पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसा हो रहा है कि थोड़ा मे भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पर इट्स ओके, समय दो थोड़ा सा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। सारे धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स आएगा, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग खुद को रिवाइज करेंगे। ठीक है, साथ साथ रिवाइज करेंगे और साथ साथ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, डेली शेयर करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर देखिए वी मैक्स हमारा हो लेस देन 100 kmph और वी मैक्स हो ग्रेटर देन 100 kmph हो। ठीक है, अगर ये दो केसेस हैं मेरे पास, वी मैक्स लेस देन 100 kmph या वी मैक्स ग्रेटर देन 100 kmph। ठीक है, तो जो मेरे पास आता है ई एक्चुअल जो होता है उसको हम मानते हैं कि 16.5 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक है, जो कैन डेफिशिएंसी को मानते हैं 7.5 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक है, और जो कैंट एक्सेस है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर से। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे केस आ गया तो इस केस में क्या होता है कि अगर वी मैक्स 100 kmph से ज़्यादा है तो जो ई एक्चुअल है वो 18.5 सेंटीमीटर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो कैंट डेफिशिएंसी है वो 10 सेंटीमीटर नहीं एक्सीड करनी चाहिए, और जो कैंट एक्सेस है ना वो वही रह रहा है, वो 7.5 सेंटीमीटर को ही एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो चीज़ें हैं ना मोस्टली तो यही आपकी यूज़ होंगी, और जो यूज़ होंगी क्वेश्चन में वो ई एक्चुअल और कैंट डेफिशिएंसी होगी। वो पूछ लेगा भैया कि कितना हमारा ई थ्योरेटिकल मैक्सिमम हो सकता है, ई थ्योरेटिकल मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ई थ्योरेटिकल जो होता है वो बराबर होता है ई एक्चुअल प्लस कैन डेफिशिएंसी, अगर नेगेटिव सुपर एलिवेशन नहीं है उस केस में। लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव सुपर एलिवेशन है तो उस केस में ई थ्योरेटिकल क्या होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, वो हम इसके बाद देखेंगे जस्ट। तो उसके बाद हाँ, तो देखिए ई थ्योरेटिकल मैक्सिमम पूछा तो वो कितना हो जाएगा 16.5 प्लस 7.5 कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया ई थ्योरेटिकल मैक्सिमम व्हेन द वी मैक्सिमम इज लेस देन 100 kmph। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरा जो टॉपिक आता है वो आता है नेगेटिव सुपर एलिवेशन।
मैं इसका पूरा डिटेलिंग नहीं बताऊंगा कि नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, पर जो सिंपल चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि दिस लेक्चर इज़ ओनली कि अगर आपने एक बार सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो यू शुड गो बैक एंड सी योर नोट्स और सी समथिंग एल्स, सी द बुक, कि असल में चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। दिस इज़ जस्ट अ क्विक रिविजन कि मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट में या 20 मिनट में पूरा एक चैप्टर का हमारा ओवरव्यू जो है ना वो रिवाइज हो जाए, और आप 1.5x पे देखिए, 2x पे देखिए, जब भी आपका मन है भैया, कि मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि हर कुछ इसमें कवर हो जाए और बहुत कम स्पैन में, ठीक है। दिस इज़ आई एम कवरिंग फ्रॉम माई शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं, ताकि सबकी एक तरह से हेल्प हो जाए, ठीक है। और जो नेगेटिव सुपर एलिवेशन होते हैं उसमें क्या लेना है हमने, ई थेरेटिकल जो ब्रांच ट्रैक क्या है ना वो होगा ई एक्चुअल मेन ट्रैक का प्लस कैन डेफिशिएंसी, पर जो ई एक्चुअल मेन का होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको पता है ना तो वेल एंड गुड, आपका अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर चीज़ नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखते हैं तो यू नीड टू गो बैक एंड सी वाई, ठीक है। उसके बाद जो अभी मैं कह रहा था वी मैक्स इज लेस देन 100, वी मैक्स इज ग्रेटर देन 100, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। तो हमें एक चीज़ जो पता होनी चाहिए कि जैसे हमने आरसीसी में देखा है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम लेते हैं वो क्या लेते हैं, मिनिमम ऑफ ऑल दी जो फैक्टर्स होते हैं या ऑल दी जो जिससे भी वो चीज़ आती है उसका मिनिमम लेते हैं, है ना। तो इसमें भी ये किसका मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा रेलवे बोर्ड सैंक्शन स्पीड, रेलवे बोर्ड सैंक्शन स्पीड, ठीक है। दूसरा होगा जो हमारा ऊपर ऊपर से सुपर एलिवेशन से निकला है, ठीक है। और तीसरा है कैलकुलेशन एज पर ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। और अगला है मार्टिन्स फार्मूला जो कि जस्ट हम देखने लगे हैं। इसमें से जो मिनिमम आता है वो लेते हैं। यूजली ये ट्रांजिशन कर्व वाला हम इतना यूज़ नहीं कर सकते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, और जब वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ना हो तो तब तक हम ये ट्रांजिशन कर्व वाला चीज़ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं मार्टिन्स फार्मूला पे। मार्टिन्स फार्मूला, तो मार्टिन्स फार्मूला जो है वो हमें क्या बोलता है कि जो वी मैक्सिमम होती है वो होती है 4.35 अंडर रूट ऑफ आर माइनस 67, ठीक है। 4.35 रूट ऑफ आर माइनस 67, ठीक है। जब हमारा इसमें इस केस में वी मैक्स 100 के एम पी एच से कम आना चाहिए। अगर इस फॉर्मूले से वी मैक्स 100 से ज़्यादा आता है तो आप फिर यूज़ करेंगे वी मैक्स इज इक्वल टू 4.58 अंडर रूट ऑफ आर, ठीक है। अगर आपका वी मैक्स जो है वो ग्रेटर देन 100 के एम पी एच है। और ये कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि वी मैक्स 100 से ज़्यादा आ रहा है। ये फॉर्मूले में भैया आर की वैल्यू रखिए, ठीक है जी। और इस फॉर्मूले में रख के अगर वी मैक्स 100 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे ये 100 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो आंखें बंद करके ये यूज़ करिएगा, ठीक है। कोई बढ़िया। इसके बाद है वी एवरेज। वी एवरेज, वी एवरेज का हमारे पास है कि वी एवरेज बराबर होगा वी मैक्स के, ठीक है। अगर हमारा वी मैक्स जो है वो 50 के एम पी एच से कम है, अगर वी मैक्स हमारा 50 के एम पी एच से कम है तो वी एवरेज ही वी मैक्स होगा। लेकिन वी एवरेज होगा 3/4 ऑफ वी मैक्स इफ वी मैक्स इज ग्रेटर देन 50 के एम पी एच, if Vmax is greater than 50 kmph, this you need to know. और one more thing कि अगर you have been given different values कि n number of vehicles are moving at v1 and another are moving at this, sorry not vehicle, n number of trains, sorry confuse मैं नहीं हो रहा, आप भी मत होइएगा, ठीक है। तो क्या होगा n1 v1 प्लस n2 v2 n2 v2 up to so on plus nn vn divided by n1 plus n2, ठीक है। ये हो जाएगा वी एवरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांजिशन कर्व पे तो आ रहे हैं, ठीक है।
उसके पहले जो थोड़ी सी एक चीज़ है आपको बताने, शायद मुझे लगा ये अप्रोप्रिएट है कि ये शायद पूछ सकते हैं, है ना, कि कर्व कुछ ऐसा है हमारे पास, जो ट्रांजिशन कर्व है ना, और यहाँ पे क्या बन रहा है, और क्या इंडियन रेलवे रिकमेंड्स क्यूबिक पैराबोला, ये चीज़ मालूम होगी, है ना। ये सेंटर पे जो है ये आर रेडियस है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो एंगल बन रहा है ना ओरिजिन के साथ, इसको अगर डेल्टा मान रहे हैं, और ये यहाँ से जो टेंजेंट खींची है इसके साथ अगर ये फाई हो रहा है ना, तो जो डेल्टा है ना, डेल्टा वो बराबर हो जाता है डिफ्लेक्शन एंगल के साथ। डिफ्लेक्शन एंगल। और इसमें ये एक चीज़ जो आपको याद रखना है वो रखना है, जो इसकी इक्वेशन होती है ना वो लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6RL, ठीक है। R इज़ द रेडियस एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द कर्व, ओके। एंड जो है डेल्टा क्या हमारा, डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल है ना। अगर डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल है तो उस डिफ्लेक्शन एंगल को क्या बोलते हैं, जो एंगल विद ओरिजिन, and the value of that angle is nothing but it is just simply y by x। अगर इस इक्वेशन में y by x करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 6RL, है ना। तो वो होगा डेल्टा। दूसरा है फाई, वो फाई है मेरा क्या है, वो है स्पाइरल एंगल, क्या वो स्पाइरल एंगल, और उसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, dy बाय dx। अगर इधर dy बाय dx कर रहे हैं हम तो क्या आ रहा है 3x² अपॉन 6RL, तो क्या बराबर आ जाएगा x² बाय 2RL, है ना। तो हमें क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन से, इससे हमें क्या दिख रहा है कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या है 1/3 ऑफ स्पाइरल एंगल। ये चीज़ पे आई डोंट नो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी तो एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर कि डिफ्लेक्शन एंगल एक हमें, क्योंकि रेलवे में अभी तक उन्होंने हर टाइप के क्वेश्चन दे दिए हैं ना, कैंट एफिशिएंसी का दे दिया, मैक्सिमम स्पीड का दे दिया, मार्टिन फार्मूला से दे दिया, लेकिन अब उनको यूनिक अगर खोजना है तो यही कुछ जो पोर्शंस है ना, ये जहाँ से वो यूनिक क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये बहुत कम बच्चों को पता है, और डिफ्लेक्शन एंगल जो है कि वो ओरिजिन के साथ होता है और y बाय एक्स होता है और x² बाय 6RL होगा, और जो स्पाइरल एंगल होता है dy बाय dx है तो वो क्या हो गया x² बाय 2RL हो गया, तो जो डेल्टा इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है अभी मैंने ऊपर जो चीज़ बोली थी कि एज कैलकुलेशन एज पर द ट्रांजिशन कर्व, ये एज पर द ट्रांजिशन कर्व वी मैक्स, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं ये क्या होता है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट या स्टिल लेट्स सी व्हाट इज दिस। तो एज पर ट्रांजिशन कर्व, तो अगर मेरा जो है वी मैक्स जो है वो है लेस देन 100 kmph, वी मैक्स है लेस देन 100 kmph, तो उस केस में जो मेरा वी मैक्स होता है ना उसका वैल्यू हो जाएगा 134 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपॉन ई एक्चुअल, और 134 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपॉन कैंट एफिशिएंसी। इन दोनों में से जो चीज़ मिनिमम आएगी, ठीक है। 134 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपॉन ई एक्चुअल और 134 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपॉन कैंट एफिशिएंसी, ठीक है। और अगर मेरा जो वी मैक्स है वो ग्रेटर देन 100 है तो जो मेरा वी मैक्स आएगा वो आएगा 198 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय ई एक्चुअल और 198 लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अपॉन कैंट एफिशिएंसी। इनमें से भी जो मिनिमम होगा। और जो एक चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें ई एक्चुअल एंड कैंट एफिशिएंसी को हमें हमेशा mm में रखना है, ठीक है, mm में रखना है, ओके। उसके बाद जो एक और पोर्शन है जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं वो आते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व।
तो ये जो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो क्या होगी, वो होगी मैक्सिमम होगी। लेकिन मैक्सिमम किसकी है भैया, वो है मैक्सिमम ऑफ 7.2 ई एक्चुअल, 0.072 ई एक्चुअल वी मैक्स, 0.073 आएगा इधर, सॉरी 7.2 ई एक्चुअल, 0.073 ई एक्चुअल वी मैक्स, 0.073 सी डी वी मैक्स। ठीक है, इनका क्या आएगा मिनिमम ऑफ 7.2 ई एक्चुअल, 0.073 ई एक्चुअल वी मैक्स, 0.073 कैन डेफिशिएंसी इनटू वी मैक्स। और इसमें हमें जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है, जो V है, V मैक्स है, वो है kmph में आ रहा है। ठीक है, kmph में ले रहे हैं। और जो E एक्चुअल एंड कैन डेफिशिएंसी है वो हम लोग किस में ले रहे हैं, mm में ले रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्सर ही इसमें कन्फ्यूजन यही आ जाती है कि क्या किस में लेना है, इसलिए मैंने ऊपर भी mm वाला लिया, ठीक है, कन्वर्जन, और इसमें भी mm वाला लिया, ताकि बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी पड़े कि कोई झमेला नहीं है कि सेंटीमीटर में लो mm में लो। ठीक है, चलिए 7.2 ई एक्चुअल, 0.073 ई एक्चुअल वी मैक्स, 0.073 सी डी इंटू वी मैक्स। ठीक है, उसके बाद जो एक और दो स्मॉल टॉपिक, पहले जो मैं सिंपल चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, वो टॉपिक्स तो हम देखते हैं। उसके बाद जो सिंपल है वो ये है कि वर्टिकल जो ग्रेडियंट होता है ना, वर्टिकल ग्रेडियंट, इसका मैं डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा, वो आप सब देख सकते हैं वो क्या किस किस प्रकार का होता है। एक होता है रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है, फिर हो जाता है मिनिमम ग्रेडियंट, फिर हमारे पास हो जाता है मोमेंटम ग्रेडियंट, फिर हमारे पास हो जाता है पुशर या हेल्पर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं कि रूलर ग्रेडियंट क्या होता है, मिनिमम क्या है, मोमेंटम क्या, पुशर क्या, मतलब पता ही है ना यार आपको मोस्टली। तो उसके बाद देखते हैं ग्रेड कॉम्पेंसेशन क्या होता है, इससे थोड़ा सा पूछ सकते हैं। वो ये होता है 0.04% पर डिग्री हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर ब्रॉड गेज, 0.03% per degree horizontal curve for meter gauge, and 0.02% per degree curve for narrow gauge. all right, उसके बाद जो है थोड़ा सा नॉट से इम्पोर्टेंट टॉपिक है बट स्टिल एक बार हम देख लेते हैं कि वो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। बस दो फॉर्मूले हैं इसमें और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा वाइडनिंग में, कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो आएगी ना हमें फॉर्मूला से वो मिलेगी सेंटीमीटर में, और ये होता है 13b + l का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, 13b + l का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जिसमें ये जो r है ये है रेडियस ऑफ लाइन, और ये हम लोग लेंगे मीटर में लेंगे, और जो b है ना वो है व्हील बेस, वो भी हम मीटर में लेंगे, और जो L है वो होती है लैप लेंथ होती है। ठीक है, क्या होती है, लैप लेंथ होती है। इसका जो एक फॉर्मूला वो है 0.02 √h² + dh। ठीक है, 0.02 √h² + dh। इसमें जो d है ना, इसका ये रेडियस वाला डायामीटर नहीं है, d है डाया ऑफ व्हील, और ये होता है सेंटीमीटर में होता है, और जो h होता है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ फ्लैंज ऑफ व्हील बिलो रेल, ये भी सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल कि एक आइडिया लगा रहेगा अगर कुछ से थ्योरी वाली चीज़ पूछ ली, इसलिए। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है स्लीपर डेंसिटी। ईएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए ये गेट के लिए हम देख रहे हैं। ये बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर
रे लेंथ, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रे लेंथ, और ये किससे वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम m+3 टू m+7, ठीक है। जहाँ पे m क्या है, m है लेंथ ऑफ वन रेल सेक्शन, जो कि हम लोग लेते हैं, m को हम लेते हैं 13 मीटर लेते हैं फॉर ब्रॉड गेज, और 12 मीटर लेते हैं फॉर मीटर गेज, ठीक है। तो भैया इतना ही है हमारे रेलवे में, मतलब ये क्विक रिवीजन है उसकी, जो मैं 15 से 20 मिनट में दे पाया हूँ। तो आई होप इससे आपके रिवीजन मिले, और अगर आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए टॉपिक की, तो ऐसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट्स का भी ट्राई करूँगा रिवीजन देने के लिए।